बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। इमरान इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का शहरी है, ठीक है जी। लेकिन जरूरी नहीं जो पाकिस्तान का शहरी हो पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए क्या हो, रेजिडेंट हो। लेकिन फिर भी देखें आगे क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 months ऑफ द टैक्स ईयर के शुरू के 9 महीनों में he worked as financial controller of Pakistan based unlisted subsidiary company। unlisted, फिर ये लफ्ज अनलिस्टेड काम का हो सकता है, फिर बोल दूं मैं आपको, of a multinational group. After that, he was transferred and employed as head of finance of the UAE-based subsidiary of the group. Mr. Imran's family stayed in Dubai throughout the year. ठीक है जी। तो 12 महीने में से 9 महीने वो पाकिस्तान में काम करता रहा है और 3 महीने वो पाकिस्तान से बाहर है। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। मैं एक्सप्लेन कर दूं एक तरह से, ये रिकॉर्डिंग में आ जाइए तक तक। डिटेल ऑफ हिज इनकम अर्न्ड by him during the year is given below। ठीक है जी। सबसे पहले आपको परेशान करने के लिए क्या किया एग्जामिनर ने, पहले साल के आखिरी हिस्से, यानी उसने बोला ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 months। तो जरा बताइए फर्स्ट 9 months वो कहां पर है, पाकिस्तान में। यस और नो, क्या बन गया वो, रेजिडेंट बन गया। अगर वो फर्स्ट 9 months पाकिस्तान में, उसका स्टे पाकिस्तान में 183 days और मोर है, तो वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट होने की बिना पर ना सिर्फ उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम बल्कि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अब सबसे पहले एग्जामिनर ने क्या किया, आपको फॉरेन सोर्स सैलरी बता दी जो कि उसने अर्न की है आखिरी के 3 महीनों में। आखिरी के 3 महीने मतलब अप्रैल, मई और जून। जुलाई से लेकर मार्च तक वो कहां पर है, पाकिस्तान में है। अप्रैल, मई, जून वो चला गया है दुबई बेस्ड पेरेंट कंपनी में या दुबई बेस्ड सब्सिडरी में, यूएई बेस्ड कंपनी में। तो इसका मतलब ये 3 महीने की जो उसकी यूएई बेस्ड सैलरी है वो क्या है, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है। यस और नो बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए सब। अगर जनरल प्रोविजन अप्लाई किया जाए तो फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी किसकी, रेजिडेंट पर्सन की। आइए जरा इसके ऊपर एक्सेप्शन अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान और दुबई में कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, अगर होती तो क्वेश्चन बताता। इसका मतलब कोई टैक्स ट्रीटी वाला ऑप्शन नहीं है। अगर टैक्स ट्रीटी होती तो ये बच जाता। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठहरिए, और आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए कि उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी रेजिडेंट होने के बावजूद बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के एग्जेम्प्ट हो सकती है, हो सकती है। अगर ये कौन हो, रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट हो। तो रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट तो है ही नहीं, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट भी नहीं है। हाँ, अब इसके बाद एक ऑप्शन है, अगर इसने अपनी फॉरेन सोर्स सैलरी पर फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया है तो फिर उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट हो जाएगी रेजिडेंट होने की वजह से। यस और नो रिस्पॉन्स। लेकिन क्वेश्चन कहीं भी नहीं बोल रहा कि उसने दुबई बेस्ड सैलरी पर या यूएई बेस्ड सैलरी पर दुबई यानी यूएई में टैक्स पे किया है, क्योंकि वहां पर टैक्स है ही नहीं, इनकम टैक्स नहीं है वहां पर। तो इसका मतलब क्या है, ये सैलरी किसी भी तरीके से एग्जेम्प्ट नहीं हो पा रही। अब एक आखिरी ऑप्शन बचा है, वो आखिरी ऑप्शन क्या है, अगर कोई शख्स टैक्स ईयर के एंड पर क्या हो, मुल्क से बाहर हो, तो फिर उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी, सैलरी, सिर्फ सैलरी। इफ अ पर्सन लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर and remains abroad during the end of that tax year, then his foreign source salary shall be what, exempt। तो फिर उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यस और नो बताइए, बताइए सब लोग, बोलिए। तो क्या ये टैक्स ईयर के आखिरी 3 महीने पाकिस्तान से बाहर है, क्या ये टैक्स ईयर के आखिरी 3 महीने पाकिस्तान से बाहर है। तो अब भले कोई टैक्स ट्रीटी ना हो, भले ये रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट ना हो, भले ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट ना हो, भले इसने फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन में टैक्स पे ना किया हो, ये तब भी इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई। मतलब इस पोर्शन का कुछ लेना देना नहीं है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। कुछ समझे हो बात को या नहीं। अब इसलिए बोलता हूँ कि ये सब कुछ सॉल्व करने के लिए चैप्टर नंबर 1 से सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा बच्चों।
पहले बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। और आप जब भी कोई चीज भूल जाओ रिवाइज कर लो, यही बहाना है पढ़ने का कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बहाने आप अपना सब कुछ रिवीजन कर लोगे पिछला सारा का सारा। अच्छा जी, फ्रॉम पाकिस्तान सब्सिडरी देखो क्या अर्न किया, बेसिक सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ। तो अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्या करूं 5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 12 करूं या मल्टीप्लाई बाय 9 करूं? मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। मेडिकल अलाउंस कितना मिला, 45,000 पर मंथ, यस और नो? 45 को मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया। अच्छा जी, नो फ्री मेडिकल और हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज गिवन टू इमरान अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल रीइंबर्समेंट अवेलेबल नहीं है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमने क्या बोला, मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का अवेलेबल होना इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर देता है। ऐसे अल्फाज याद हैं आपको? लेकिन क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, लिहाजा मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि ज्यादा ही बन रहा होगा और ये अलाउंस का अमाउंट कम बन रहा होगा। तो ये मेडिकल अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आप इसको सैलरी में ऐड करें फिर इसमें से लेस करें, लेस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यस और नो? बोलिए बेटा, एक एक बात क्लियर है कि नहीं है? जवाब दीजिए। अच्छा जी, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड मिस्टर इमरान अ टीवी वीसीआर कॉस्टिंग 40,000। कंपनी ने इमरान को टीवी और वीसीआर भी दिया है, on which the company charges depreciation at 20% in its books of accounts। बेटा मुझे वहां तक पहुंचने तो देना, अभी मैं यहां तक आ रहा हूं, मैं तरतीब से पढ़ रहा हूं ना। तो क्या करेंगे, आप इस 40,000 का निकालेंगे कितना बेटा, 20%, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, क्या कर देंगे, सैलरी का पार्ट बना देंगे। क्योंकि अगर अकोमोडेशन और व्हीकल कन्वेंस के अलावा कोई और चीज मिलती है कंपनी की तरफ से इस्तेमाल करने के लिए, और कंपनी अगर उन आइटम्स को ओन करती है, तो फिर उन आइटम की जो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, वो डेप्रिसिएशन परक्विजिट मानी जाएगी और सैलरी का पार्ट होगी, यस और नो? बोलिए। 40,000 का 20% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, यस और नो? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स। Okay, the company has provided interest-free loan to Mr. Imran amounting rupees 5 million, which remained outstanding throughout his employment with the company. पाकिस्तान सब्सिडी मतलब ये 5 मिलियन उस वक्त तक आउटस्टैंडिंग थे जब तक वो पाकिस्तान में जॉब कर रहा था, मतलब जाते जाते ये वापस करके गया है। Mr. Imran acquired a flat from that amount of loan and rented it out at 50,000 per month for a period of 7 months. He also paid 35,000 as property tax during the period. तो बेटा 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रेंट हो जाएगा और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक सवाल उठ रहा है, इस लोन को इसने इस्तेमाल किया है फॉर व्हाट, एक्विजिशन ऑफ अ हाउस, यस और नो? रिस्पॉन्स। तो अब इस लोन पे जो बनने वाला इंटरेस्ट था, इस लोन पे बनने वाले इंटरेस्ट के दो यूजेस हो सकते हैं, या तो उसको अलाउंस के तौर पे क्लेम कर लें, या उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर लें। हमेशा पहले कोशिश करें कि आप बेंचमार्क रेट पर उसको क्लेम करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये इंडिविजुअल है, इसकी प्रॉपर्टी इनकम जो है वो ग्रॉस पे टैक्स होगी, नेट पे टैक्स नहीं होगी। लिहाजा हम इस लोन को बेंचमार्क रेट पर, इस लोन पर बनने वाले इंटरेस्ट को बेंचमार्क रेट पर लाकर
इस इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस के तौर पे तो माइनस नहीं कर सकते। ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल, यस और नो? ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल, यस और नो? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। चलें अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमेशा पहला ऑप्शन यही होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? इसने ये लोन लिया है घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए, तो उसमें तो आप एक्चुअल इंटरेस्ट माइनस करते हैं ना, तो यहां तो कोई एक्चुअल इंटरेस्ट है ही नहीं। अलाउंस में कभी भी आप बेंचमार्क रेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन है और एक्चुअल कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा आप कोई अलाउंस क्लेम भी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। फर्ज कर लीजिए यहाँ इंटरेस्ट होता 5%, ये कंसेशनल लोन होता, कंसेशनल, इंटरेस्ट फ्री नहीं होता, तब भी आप उसको अलाउंस के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते थे। क्यों? इसलिए कि ये एम्प्लॉय है अनलिस्टेड कंपनी का। तो अलाउंस के तौर पे क्लेम करने के लिए शर्त ये है कि आपने लोन लिया हो किससे? शेड्यूल बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, या फिर किसी लिस्टेड कंपनी से, यस और नो? तो अगर फर्ज करें एक्चुअल इंटरेस्ट होता भी, तब भी उसको आप अलाउंस के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कंपनी जो है वो क्या है? अनलिस्टेड है। देखिए कितनी बातें एनालाइज करनी पड़ रही हैं। मेरा इस क्वेश्चन को रीड करने का मकसद ये है कि आप एनालाइज करना सीखें चीजों को, सही फैसला लें एग्जामिनेशन में, तुक्कों में क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो भाई अब तो सिंपल सा मामला ये है कि 5 मिलियन का निकालोगे आप 10%, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करके सैलरी का पार्ट बना दोगे, ये हो जाएगा इंटरेस्ट फ्री लोन का बेनिफिट। बाकी इसको बेंचमार्क रेट पे एक्सपेंस क्लेम करना पॉसिबल नहीं है, इसको अलाउंस के तौर पे भी क्लेम करना मुमकिन नहीं है, और वो सारी सिचुएशन मैंने आपसे डिस्कस कर ली जिसमें पॉसिबल होता। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी बेटा। ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी था मेरे लिए। रिस्पॉन्स कर दें भाई, रिस्पॉन्स कर दें। तो 5 मिलियन का निकालें आप, 10% मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं, डिवाइड बाय 12 करते हैं, बताइए कितना अमाउंट बनता है जो आपने सैलरी का पार्ट बनाया? आगे मजीद। अब ये पॉइंट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा हुआ है हिज फैमिलीज हाउसिंग कॉस्ट इन दुबई बॉन्ड बाय द कंपनी अमाउंट टू ₹30,000 पर मंथ। इसकी जो फैमिली दुबई में रहती है थ्रू आउट द ईयर, तो जो 9 महीने शुरू के फैमिली दुबई में है उसका खर्चा कौन बेयर कर रहा था? पाकिस्तानी कंपनी। और ऑब्वियसली अगले 3 महीने कौन बेयर कर रहा होगा? नई कंपनी। तो कम से कम 9 मंथ्स का अमाउंट जो है वो पाकिस्तानी कंपनी बेयर कर रही है, लिहाजा वो आपके लिए परक्विजिट बन जाएगा। आप क्या करें, इस 30,000 को मल्टीप्लाई बाय 9 करके सैलरी का पार्ट बना दें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि भाई उसकी फैमिली की हाउसिंग कॉस्ट लिखी हुई है, हाउसिंग कॉस्ट में रहना खाना पीना सब आ जाता है बेटा, समझ लें एक तरीके से, एक तरह से बोल सकते हैं इसको। तो आप इस तरह समझेंगे भाई हाउसिंग कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंडिचर वहां पर इनकर हो रहा है ना उसकी रीइंबर्समेंट हो रही है, तो आप इसको एज इट इज क्या करते हैं? सैलरी का पार्ट बना दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हाउसिंग से मुराद अकोमोडेशन है, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप बेसिक सैलरी का 45% लेकर भी सैलरी का पार्ट बना सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास है। लेकिन जो अल्फाज हैं वो ये कहते हैं कि पर मंथ जो हाउसिंग कॉस्ट है वो इतनी है, तो समझ लें इसको आप एक तरह से रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर समझ लें और उसको सैलरी का पार्ट बना दें। ठीक है जी, तो यही बेहतर अप्रोच होगी। हाँ बेटा बताओ सब लोग, रबनवाज बात समझ में आती है? Mr. Imran's traveling and related costs borne by the Pakistan subsidy to meet his family amounts to 30,000 per month. इमरान हर महीने दुबई का चक्कर लगाता था बेटा अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तो हर महीने फैमिली से मिलने के लिए उसके ऊपर 30,000 रुपए खर्चा कौन कर रही है? कंपनी कर रही है। तो ये क्या है? इमरान की प्राइवेट ट्रेवलिंग है, और जो प्राइवेट ट्रेवलिंग है वो उसकी रीइंबर्समेंट क्या है? परक्विजिट है। तो ये 30,000 को मल्टीप्लाई कर दें किससे? आप 9 से, और इसको भी आप सैलरी का पार्ट बना दें। जवाब दें, रिस्पॉन्स दें बेटा।
अच्छा जी, उसके बाद ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट विद पाकिस्तान सब्सिडरी मिस्टर इमरान हैड एक्सरसाइज ऑप्शन टू एक्वायर 300 शेयर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी $8 per share. At the time when option was exercised, the value of the share was 10 per share. Furthermore, during the year, Imran sold 200 option previously received by him at a price of $3 per option. After holding it for more than a year, ठीक है जी, क्या मतलब? Furthermore, during the year, Mr. Imran sold 200 options previously received by him. तो इमरान ने 200 ऑप्शन बेच दिए जो उसको पहले मिले थे। कितने के मिले थे? $3 पर शेयर के। आफ्टर होल्डिंग, अच्छा सॉरी, कितने के थे? $3 के उसने बेचे उसने पर शेयर, और वो $3 की जो मिला की कीमत दी वो कितनी? 171 दी। आफ्टर होल्डिंग इट फॉर मोर देन अ ईयर, नीदर द पाकिस्तान सब्सिडरी नॉर मिस्टर इमरान इनकर्ड एनी कॉस्ट इन दिस रिगार्ड। सही है बेटा? ना पाकिस्तानी सब्सिडरी ने कोई खर्चा किया, ना इमरान ने क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं इसके ऊपर $1 पे किया। तो अब यहाँ पे दो बातें, एक जो उसने 200 ऑप्शन डिस्पोज ऑफ किए उसका गेन तो ये रहा आपके पास 171, सीधे सीधा बगैर किसी कॉस्ट के। 171 को आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे बेटा? 200 से। तो ये गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और आप ये अज्यूम करें कि ये जो आपने शेयर एक्सरसाइज किए हैं, जवाब दें बेटा। कितने में एक्सरसाइज किए? $8 पर शेयर। और जिस वक्त आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस वक्त जो थी एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? $10 थी। ठीक है ना, ये आपके सामने है। तो अब ये कर सकते हैं, ये आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको शेयर इश्यू हो गए विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो बड़ा सिंपल सा मामला हो गया। आप अगर 580 को डिवाइड बाय 10 करें तो आपको $1 की कीमत मिल जाएगी। यस और नो? जवाब दें। और अगर आप 10 और 8 का डिफरेंस ले तो आपको पर शेयर गेन मिल जाएगा $2। $2 को 58 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको एक्सचेंज रेट मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 300 कर दें, आपको गेन मिल जाएगा, उसको आप सैलरी का क्या कर दें? पार्ट बना दें। ऐसा ही है। तो इस तरीके से मिस्टर इमरान की आपको सैलरी मिल जाएगी, उस पर आप टैक्स वर्कआउट करें। उस सैलरी के बाद आप क्या करें? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उसकी 50,000 पर मंथ के हिसाब से सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पे ऐड करते हैं। आसान क्वेश्चन था, कौन सी मुश्किल बात थी बताइए? करें सॉल्यूशन इसका या आप हो जाएगा आपसे? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा आप सब लोग। सबसे होना चाहिए ना बेटा, कोई ऐसा बच्चा ना हो जिससे सॉल्यूशन ना हो पाए, कोई रह ना जाए, प्लीज बताइए। कोई रह ना जाए। बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10.3 क्या कहते हैं इसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 10.3 क्या कहते हैं इसके बारे में आप सब लोग? क्वेश्चन नंबर 10.3 10.3 भी हो गया कंफर्म? रीड में पूरा करूंगा इसको।
भले आपने कर लिया हो, मैं रीड पूरा करूंगा ताकि मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूं आप। स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ क्या है। मिस एफ एच वॉज वर्किंग एज अ मार्केटिंग हेड विद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एट द फॉलोइंग एमोलमेंट्स। अच्छा, बार बार एग्जामिनर धोखा देता है, एट द फॉलोइंग मंथली एमोलमेंट्स, मंथली का लफ्ज ऊपर ले लेता है, इस्तेमाल करता है। और जैसे यहाँ पर मंथ लिखा हुआ ना, ये एक बार ऊपर लिख दिया मंथली एमोलमेंट्स, तो ऑब्वियसली नीचे सारे अमाउंट मंथली हो जाएंगे। तो अच्छी तरीके से क्या करेंगे आप, इस बात को समझेंगे। बेटा उसामा, यार थोड़ा सा बात ये है, कंपनी ने अपनी बुक्स में पूरी डेप्शन चार्ज की हो या पूरे साल की चार्ज ना की हो, आपने उस चीज का बेनिफिट कब कितना अरसा इस्तेमाल किया बेटा उसामा। आपके आपके पास वो टीवी और वीसीआर तो 9 मंथ्स अवेलेबल हुआ ना बेटा। उसके बाद वो कंपनी का है, कंपनी यूज करती रहे, कंपनी के लिए वो चीज पूरे साल कंज्यूम हो रही है, लेकिन आपको उस चीज का बेनिफिट कितना मिला उसामा, 9 मंथ्स का मिला या पूरे साल का मिला है बेटा, आप बताइए उसामा। आप तो उतना लेंगे जितना आपको बेनिफिट मिला है, उसके बाद तो आप छोड़ के चले गए उसको। तो कंपनी की बुक्स में तो उस पर बेशक बिल्कुल 12 महीने की डेप्शन चार्ज हुई होगी, लेकिन आपका यूसेज उसमें कितना है, 9 मंथ्स का, 12 महीने का। तो जिस पॉइंट से आपको चीज मिली, आप उस पॉइंट से क्या करेंगे, उस चीज को कंसीडर करेंगे ना बेटा। तो कंपनी की बुक्स में जो डेप्शन चार्ज हो रही है वो बेस बनेगी इस परक्विजिट की कैलकुलेशन के लिए, ये मतलब है इस बात का। तो अमाउंट 9 मंथ्स का लिया जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई आपको। ओके जनाब। बेसिक सैलरी 100,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस 40,000 पर मंथ, यूटिलिटी अलाउंस 15,000 पर मंथ। ओके जी, बात समझ में आती है। In addition to the above cash emoluments, she was provided with a Honda Civic car exclusively for official use. एक गाड़ी मिली है उसको ऑफिशियल यूज के लिए, मतलब वो प्राइवेट यूज के लिए है ही नहीं। तो जब गाड़ी प्राइवेट यूज के लिए है ही नहीं, तो क्या उसका कोई परक्विजिट जो है वो सैलरी का पार्ट बनना चाहिए। रिस्पॉन्स नहीं बनना चाहिए ना, या तो कम से कम पार्टली प्राइवेट हो और पार्टली ऑफिशियल यूज हो, या फुली प्राइवेट यूज हो, तब परक्विजिट अराइज होगा। अगर एक गाड़ी ऑफिस से खड़ी होती है, ऑफिस से ली जाती है, ऑफिस में इस्तेमाल की जाती है, ऑफिस में पार्क हो जाती है, आप घर पे आ जाते हो अपने, आप उसको अपने साथ घर लेके आते नहीं हो गाड़ी को, तो गाड़ी क्या है, ऑफिशियल यूज के लिए, वो आपके प्राइवेट यूज के लिए है ही नहीं। तो अगर कोई ऐसी गाड़ी आपको मिलती है जो आपके प्राइवेट यूज में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप, जाहिर सी बात है, आप उसका कोई परक्विजिट सैलरी का पार्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द कार वॉज 1 million, तो कोई इशू नहीं है भाई, छोड़ दें, जाने दें इसको। As per company policy, the car was sold to Miss FH during the year at a WDV of rupees 100,000, whereas the fair market value of the same at the time was 300,000। तो अब परक्विजिट अराइज हुआ ना कि 3 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू वाली चीज आपको कितने में दे दी गई, 1 लाख रुपए के अंदर। क्या करें, 3 लाख और 1 लाख का डिफरेंस लें, 2 लाख रुपए बन गया। 2 लाख रुपए क्या करते हैं, सैलरी का पार्ट बना दें, ये परक्विजिट बन के आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। गाड़ी के मिल्कियत आपको, गाड़ी का मालिक आपको बना दिया गया, अब गाड़ी आपकी, अब कंपनी की नहीं है। यस और नो बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स। ठीक है। इन May 2018, Miss FH was approached by Pharma Industries Private Limited. They offered her employment at a higher salary and some extra benefits, along with one-time payment of rupees 200,000 as inducement to accept their offer. Payment to enter into employment. अगर ये पेमेंट इस टैक्स ईयर में रिसीव हुई है, सैलरी का पार्ट बन जाएगी। Miss FH accepted PIL's offer by resigning from CPL with effect from 1st June। 1 जून को रिजाइन कर दिया उसने। इसका मतलब क्या हुआ, मिस एफएच ने इस टैक्स ईयर में कितना कितना अरसा काम किया, 12 महीने 11 महीने, ग्यारह महीने। तो इन तमाम अमाउंट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 11 से। यस और नो।
शी ज्वाइंड PIL फ्रॉम 1 जुलाई, और उसने PIL को ज्वाइन कब से किया? 1 जुलाई से, मतलब जून का महीना छुट्टी में गुजारा, जून का 1 महीना छुट्टियां गुजारी है मिस क्या कहते हैं FH ने। तो जून के महीने में उनको कहीं से भी सैलरी नहीं मिली भाई, यस और नो? यानी जून के मंथ की कोई सैलरी रिसीव नहीं हुई। रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। तो काम किया, 11 महीने काम किया ना बेटा, 11 महीने की सैलरी को टैक्स करेंगे। The amount of rupees 200,000 was, however, paid to her on 29 June 2018. तो ये अमाउंट जो 2 लाख रुपए का था वो इसी टैक्स से में रिसीव हो गया, लिहाजा इसी टैक्स से में सैलरी का पार्ट बना देंगे इसको, इस 2 लाख रुपए को। क्लियर बात सबको? अच्छा जी, अब यहां से आगे चलते हैं। During the year, Miss FH has also undertaken the following transactions. Shares in Queen's Private Limited were sold for rupees 500,000. These shares were acquired in the year 2013 at a cost of rupees 200,000. 5 लाख और 2 लाख डिफरेंस कितना हुआ बेटा? बताओ कितना डिफरेंस हुआ? 3 लाख। 3 लाख क्या है? कैपिटल गेन है। होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, सेक्शन 37 है, लिहाजा 25% गेन शैल बी एग्जेम्प्ट एंड 75% शैल बी टैक्सेबल। तो 3 लाख में से 75,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और 2,25,000 रुपए टैक्स होंगे कैपिटल गेन में नॉर्मल टैक्स रेट्स पर, क्योंकि सेक्शन 37 का गेन है। यस और नो? आप सबका भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए बेटा, आप सबका भरपूर रिस्पॉन्स। अच्छा जी, उसके बाद a residential plot inherited in the year 2001 was sold for rupees 1 million. The fair market value of the plot at the time of inheritance was 200,000. ठीक है जी। कब 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 एक्वायर, कब मिला था इसको इनहेरिटेंस में प्लॉट? 2011 में। डिस्पोजल कब हो रहा है? 2018 में। प्लॉट है, प्लॉट है, तो अब प्लॉट के लिए आपको पता है होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए एग्जाम करवाने के लिए? 8 साल से ज्यादा। यस और नो? पढ़कर आए ना आप लोग बेटा? तो क्या यहां पर होल्डिंग पीरियड 8 साल से ज्यादा है? क्या यहाँ होल्डिंग पीरियड 8 साल से ज्यादा है? नहीं है ना? तो गेन क्या होना चाहिए? इस प्लॉट का गेन क्या होना चाहिए? 8 लाख रुपए गेन है ना इस प्लॉट का। इस प्लॉट का 8 लाख रुपए गेन टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल टैक्स रेट से या सेपरेट ब्लॉक रेट से? हाँ बिल्कुल, 25% एग्जाम भी होगा। वो सारी बातें फिर वो सेपरेट ब्लॉक रेट के रेट देखेंगे ना। नॉर्मल टैक्स रेट से या सेपरेट ब्लॉक रेट से? सेपरेट ब्लॉक रेट से। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, a painting at a cost of rupees 100,000 was sold for rupees 75,000. एक पेंटिंग खरीदी है आपने 1 लाख की, बेची कितने की? लॉस 75,000 की, लॉस हो गया, लेकिन पेंटिंग पे लॉस हुआ है। ये पर्सनल एसेट्स हैं जो कहां मेंशन है? सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 में। और सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 का लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते। यस और नो? तो ये लॉस आपका निल हो जाएगा बेटा, इसको कुछ नहीं करना आपने। पक्का बेटा? कंफर्म? जवाब दें। अच्छा जी, उसके बाद she had won a cash prize of rupees 250,000 in a quiz show. 2.5 लाख रुपए का इनाम जीता है क्विज शो में। तो प्राइस बॉन्ड और क्रॉसवर्ड पजल के अलावा टैक्स रेट कितना है? 20% और FT आ रही है। 2.5 लाख का 20% निकालने कितना बनेगा? 50,000। टैक्स ऑफ रुपीज 50,000 was deducted from the prize money under section 156. तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, लेकिन FT आ रहा है,
तो लिहाजा एफटीआर है तो इसको आपको अपनी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में शामिल ही नहीं करना। हाँ, आफ्टर रिबेट आप इस अमाउंट को टैक्स लायबिलिटी में शामिल कर लें और इसको ही विदहोल्डिंग टैक्स के तौर पे लेस कर दें, इफेक्ट नील हो जाएगा इसका। ये कर सकते हैं आप। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी कोई कमी पेशी रह गई होगी टैक्स मतलब कैलकुलेट करने में, वो एडजस्ट हो जाएगी आपकी। यस और नो बोलिए यार, रिस्पॉन्स कीजिए, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। उसके बाद ग्रॉस डिविडेंड इनकम ऑफ ₹50,000 फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी, डिविडेंड वाज रिसीव आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ ₹7,500। जरा 50,000 का 15% निकाल लीजिएगा आप लोग। क्या 15% पे ही टैक्स डिडक्ट हुआ है, चेक कर लें। 50,000 का 10% 5,000, 15% 7,500 करेक्ट है बेटा। तो डिविडेंड भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है लेकिन एफटीआर है, लिहाजा इसको भी आपने अपनी नॉर्मल इनकम में ऐड होने नहीं देना। यस और नो बोलिए। सही है बेटा। अच्छा जी, इस पॉइंट को मैं लास्ट में पढ़ता हूं। एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 वॉज डोनेटेड टू एन अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब रिबेट ऑन डोनेशन के लिए क्या है, ये एलिजिबल है। यस और नो। तो हम अज्यूम करेंगे इसने बैंकिंग चैनल के थ्रू क्या किया है, डोनेशन दिया है। बोलिए बेटा। सही है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 6 है, शी रिसीव्ड अ फी ऑफ ₹100,000 in consideration for preparing a research paper for a foreign university. She incurred ₹10,000 on the printing of research paper and courier charges sending the paper abroad. अच्छा, ये खास पॉइंट है। मैंने कहा था जो भी क्वेश्चन का खास पॉइंट होगा वो कहाँ लिखा हुआ होगा, आपको मैंने बताया था इस हवाले से। ठीक है जी, ये अगर आप देखें सर्विस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब मैं यहाँ पर जरा एक चीज देख लूं कि अगर वो पैराग्राफ मुझे यहाँ से मिल जाता है तो मैं उसको आपको वहीं से बता दूं इस चीज को। ये आपके सामने आ गया बेटा, पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से आपके पास, है ना। इनकम फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड पाकिस्तान shall be taxable at a specified fixed rates, ठीक है, if such receipts are brought into Pakistan through normal banking channel. Specified rates are as under: for contracts 5% for स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप बतौर स्पोर्ट्स पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हैं और उसकी रिसिप्ट पाकिस्तान में लाते हैं तो 5% टैक्स विथहोल्ड होगा उसके ऊपर। अदर देन स्पोर्ट्समैन 3.5% फॉर अ कंपनी एंड 3.75% फॉर इंडिविजुअल एओपी। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, लेकिन अगर आपने सर्विसेज दी है इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट के मतलब वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन वो इंडिपेंडेंट सर्विस हो गया, तो क्या हुआ जनाब, 1.5% for services such as manpower outsourcing services, engineering services, building maintenance services, testing, training services. 4%
for services income by company other than the above services and 5% for the services income by an individual or AOP other than the above services. तो अब देखें जो उस FH ने सर्विस दी है वो एक क्या है, आर्टिकल है, मतलब वो एक थीसिस है जो कि मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विस में, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस में, टेस्टिंग सर्विस में फॉल नहीं करता। तो लिहाजा जो उसकी ग्रॉस रिसीट है ना वो 5% से क्या होगी, टैक्स होगी। यस और नो, बताइए मुझे आप, भाई जवाब दीजिए आप सब लोग, रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। ठीक है जी, तो आप उसको भी क्या करते हैं, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनाकर क्या करते हैं, 5% टैक्स करते हैं ग्रॉस अमाउंट। बेटा रिपीट क्या करना है ये बताओ आप मुझे, मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं, इसमें रिपीट क्या करना है आप मुझे ये बताओ साम। कहां से रिपीट करूं बेटा, बताओ मुझे आप। भाई जवाब तो दो ना अब यार, कहां से रिपीट करूं बेटा। मिसाल के तौर पर बेटा आप हो जावेद मियांदाद और आप बन जाते हो किसी फॉरेन क्रिकेट टीम के कोच, ठीक है। तो वहां से जो आप पैसा कमा कर आओगे बतौर स्पोर्ट्समैन, वो अगर आप पाकिस्तान लाओगे तो 5% पे टैक्स होगा फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। सही है बेटा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो और आप उसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हो तो वो अमाउंट 3.5% पे टैक्स होगा फॉर अ कंपनी और 3.75% पे टैक्स होगा फॉर एन इंडिविजुअल और एओपी। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड करके आपसे मुख्तलिफ किस्म के काम लिए जाएं। सर्विस का मतलब ये है कि आप उस केस में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, आपको सर्विसेज भी देनी होती हैं और मुख्तलिफ और चीजें भी हो सकती हैं उसके अंदर। लेकिन सर्विस का मतलब क्या है, समझने वन टाइम टास्क होता हो सकता है कि एक टास्क, एक प्रोजेक्ट पूरा कर दिया आपने और उसके पैसे आपको मिल गए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं और सर्विस हो सकती है कोई वन सर्विस हो, वन ऑफ सर्विस हो, वन टाइम टास्क हो, वो दिया आपने और पैसे ले लिया आपने। समझे बात या नहीं, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। तो अब जरा देखें इस केस में ये जो खातून है इन्होंने क्या किया है, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का थीसिस लिख के दिया है जिसके उनको कितने मिले हैं, 1 लाख रुपए। तो अगर आप सर्विस देते हैं आउटसाइड पाकिस्तान तो उस सर्विस का 5% अमाउंट जो होगा वो टैक्स होगा आपका। ये लास्ट लाइन आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन रीड कर लिए। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप 10.4 करेंगे सॉल्व और 10.5 सॉल्व करेंगे। 10.4, 10.5 एंड 10.6, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। 10.6, ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है बेटा, कर लेंगे। प्लॉट का कैपिटल गेन, अगर आप जाए ना प्लॉट के सेपरेट ब्लॉक रेट्स पर, वो डॉक्यूमेंट ओपन करें, 800 होगा ना, 200 उसकी कॉस्ट है, 800 होगा, उसमें 25% क्या होगा एग्जेम्प्ट होगा, उसका होल्डिंग पीरियड भी आप चेक करें।
ठीक है जी, ये आपके सामने डिस्कशन हुआ। अब ये सारे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे। फिर जब इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, फिर हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। फिर लेकिन आपने रोजाना एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है इसका, ताकि हम फिर अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड भी शुरू कर दें साथ साथ। ठीक है बेटा, ओके, यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी बातें अगली क्लास में करते रहेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।